नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। और अब बात करेंगे हम महाराष्ट्र की, जहां एक बार फिर से सियासी संकट खड़ा हो गया है। उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी आमने सामने हैं और सवाल एक बार फिर उद्धव की कुर्सी का है। उद्धव बाळासाहेब ठाकरे विश्वासात शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। जिस सीएम की गद्दी तक पहुंचने के लिए उद्धव ठाकरे को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ 1 महीने से ज्यादा लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, वो खींचतान अब एमएलसी के चुनाव पर आकर अटक गई है, जहां एक बार फिर राज्यपाल कोश्यारी की भूमिका बेहद अहम है और मामला उद्धव की सीएम पद की गद्दी का है। ऐसे में उद्धव ठाकरे पिछले इतिहास को देखते हुए राज्यपाल पर पूरी तरह से भरोसा करने के मूड में नजर नहीं आ रहे। यही वजह है कि सीएम उद्धव ठाकरे ने आज कैबिनेट की विशेष बैठक बुलाई है। कैबिनेट बैठक में चुनाव आयोग से एमएलसी चुनाव कराने की मांग होगी, ताकि दरअसल 27 मई से पहले चुनाव कराया जा सके। कुर्सी बचाने की उद्धव की राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने के तुरंत बाद चुनाव आयोग को विधान परिषद की खाली पड़ी सीटों के लिए चुनाव का ऐलान करना होगा और 27 मई से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी कर परिणाम घोषित करना होगा, ताकि मुख्यमंत्री निर्वाचित सदस्य के रूप में सदन के सदस्य बन सकें। लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए ऐसा संभव होता नहीं दिख रहा। यही वजह है कि राज्यपाल कोटे से एमएलसी बनाने के लिए कैबिनेट लगातार गुहार लगा रहा है, लेकिन राज्यपाल की ओर से अब तक कोई सटीक जवाब नहीं आया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करने के प्रस्ताव को लेकर महाविकास अघाड़ी का प्रतिनिधिमंडल कल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिला, लेकिन सूत्रों की माने तो राज्यपाल ने उद्धव को एमएलसी बनाने के लिए कोई हामी नहीं भरी है। ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और अभी वो विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। संविधान के तहत उन्हें सीएम बनने के 6 महीने के अंदर यानी 27 मई 2020 तक किसी सदन का सदस्य बनना जरूरी है। उद्धव ठाकरे बिना चुनाव लड़े ही सीधे सीएम बने हैं, ऐसे में उन पर यह नियम लागू होता है। उद्धव के पास 1 महीने से भी कम का वक्त है और कोरोना का संकट महाराष्ट्र में कम होने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना वायरस के चलते सभी चुनाव स्थगित हैं। ऐसे में जिस लड़ाई की शुरुआत नवंबर में हुई थी, वो सियासी संकट एक बार फिर महाराष्ट्र में मंडरा रहा है, जहां उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी आमने सामने हैं। आज तक ब्यूरो। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। आप हर हिंदुस्तान के मुसलमान सड़क पे वो बेचारा ठेला बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, झूठे फेक जो के प्रूव हुए। खुद कह रहा है कि मैं पेशाब फेंक रहा हूँ खेलों के ऊपर, वो झूठे कैसे हो गए? अरे एक मिनट जावेद साहब, पाकिस्तान में आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ। मैं जाऊंगा तो मर जाऊंगा, आप जाएंगे तो हजारों लोग आपको जावेद भाई जिंदाबाद, जावेद भाई जिंदाबाद कहते हैं। और अब बात जेएनयू के, जहां पर राम राज दिखने वाला है। जेएनयू में एक ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। सेमिनार का विषय रामायण से नेतृत्व के सबक रखा गया है। 2 से 3 मई को शाम 4 बजे से 6 बजे तक होने वाला ये ऑनलाइन सेमिनार होगा। इसका आयोजन प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ला और प्रोफेसर मजहर आसिफ की ओर से किया जा रहा है। During the lockdown period, we have conducted several webinars related to COVID-19, and this is part of such series of webinars that we have been conducting. And why from Ramayana? Mahatma Gandhi himself said that there is nobody greater than Lord Ram. Mahatma Gandhi emphasized how Lord Ram has taught us how to uphold truth, justice, equality, and equanimity even under adverse situations. Particularly during this pandemic period, when we are all fighting against COVID-19, we thought that there are great lessons that one can learn from Ramayana to enrich and to strengthen ourselves. I see no reason why
anybody should oppose such a great event from which all of us can learn some lessons to make ourselves mentally stronger to fight against COVID-19. और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। आप हर हिंदुस्तान के मुसलमान सड़क पे वो बेचारा ठेला बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, झूठे फेक जो के प्रूव हुए। खुद कह रहा है कि मैं पिशाब फेंक रहा हूँ खेलों के ऊपर, वो झूठे कैसे हो गए? अरे एक मिनट जावेद साहब, पाकिस्तान में आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ। मैं जाऊंगा तो मर जाऊंगा, आप जाएंगे तो हजारों लोग आपको जावेद भाई जिंदाबाद कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। दिल्ली में कोरोना का कहर रोकने के लिए हॉटस्पॉट की संख्या 100 हो चुकी है। जी हां, शाहीन बाग का डी ब्लॉक भी अब हॉटस्पॉट में है। कई जगहों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। इस बीच कल दिल्ली में कोरोना से सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। देश की राजधानी दिल्ली के 11 जिलों में अब हॉटस्पॉट की संख्या 100 हो चुकी है, जो राजधानी में बढ़ते कोरोना के संक्रमण की खौफनाक कहानी बयां कर रहा है। एनआरसी के खिलाफ जंग में अपनी पहचान बनाने वाला शाहीन बाग दिल्ली का 100वां हॉटस्पॉट बना। शाहीन बाग में ये दूसरा हॉटस्पॉट है, जिसके बाद डी ब्लॉक को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। दिल्ली के हॉटस्पॉट इलाकों की ड्रोन से निगरानी की जा रही है, जिसमें नाइट विजन के कैमरे का इस्तेमाल भी हो रहा है ताकि कोई लॉकडाउन न तोड़ सके। वहीं पुलिसकर्मी लोगों को घरों में रहने की हिदायत दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति बिना वजह घर से बाहर ना निकले। लॉकडाउन के नियमों के पालन करने से ही ये बीमारी पर कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अपने घरों में ही रहें और सुरक्षित रहें। कानों में लोग खड़े हुए हैं, वो एक दूसरे से कम 1.5 मीटर की दूरी बनाकर रखें। दिल्ली के हालातों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने आला अधिकारियों के साथ बैठक की और राजधानी में कोरोना के बढ़ रहे मामलों पर चिंता जताई। हमारे सबके लिए, खासकर हम लोग दिल्ली में रहते भी हैं, ये बराबर चिंता का विषय बनी हुई है। और जब मैं डेली रिव्यू करता हूं तो देखता हूं कि नए हॉटस्पॉट्स जो है वो दिल्ली में डेवलप होते जाते हैं। दिल्ली में कोरोना के अब 3300 से ज्यादा संक्रमित हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि दिल्ली में मरीजों का रिकवरी रेट बढ़कर 32.52% पहुंच गया है और 1000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। इस बीच दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में सीआरपीएफ के जवान मोहम्मद इकराम कोरोना से जंग हार गए, जिसके बाद सीआरपीएफ की एक बटालियन को सील कर दिया गया है। दिल्ली में सीआरपीएफ के 46 जवान कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसके बाद 1100 जवानों की बटालियन को क्वारंटीन करने का फैसला किया गया, जो अब पूरी तरह से सील की जा चुकी है। वहीं मरकज मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच का कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद जांच कर रहे 15 पुलिस वालों को क्वारंटीन कर दिया गया है। दिल्ली में कोरोना के अब तक 42 पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं। पुलिस वालों पर बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 60 स्पेशल जगहें तैयार की गई हैं, जहां पुलिस वालों के ठहरने का इंतजाम है। दिल्ली में राहत देने और लॉकडाउन को लेकर केजरीवाल सरकार कल मीटिंग करने वाली है, जहां हालातों पर चर्चा के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। दिल्ली की तरह महाराष्ट्र में भी हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे, जहां कोरोना से मौत का आंकड़ा 400 पहुंच गया है, जबकि संक्रमित लोगों की संख्या 9318 है। अकेले मुंबई में 6169 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जबकि 244 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी में 300 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव केस आ चुके हैं। महाराष्ट्र में 112 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इसमें 3 पुलिस वालों की अब तक मौत भी हुई है। लॉकडाउन के बीच कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे, जिसने देश की राजधानी और औद्योगिक राजधानी दोनों को निशाना बना रखा है। आज तक ब्यूरो।
देश में पुलिस वालों पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोलकाता में लॉकडाउन का पालन करवाने वाले पुलिस कर्मियों पर पत्थर फेंके गए। औरंगाबाद में नमाज के लिए इकट्ठा हुए लोगों को रोका तो उन्होंने भी पुलिस वालों को निशाना बनाया। यूपी के रामपुर से भी पुलिस वालों पर हमले की खबर सामने आई। सड़कों पर पत्थर और डंडे चलाती बेकाबू भीड़, जान बचाकर भागते पुलिसकर्मी, गाड़ियों में होता पथराव। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के कोलकाता की हैं, जहां पुलिस पर हमले का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इलाके में लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस लोगों से घरों में रहने की अपील करने पहुंची, जिस पर लोग पत्थर फेंकने लगे। पुलिस ने कार्रवाई की कोशिश की तो भीड़ उग्र हो गई, जिसमें कई अफसर घायल हो गए। हालात इतने बेकाबू हो गए कि रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाना पड़ा। पुलिस अब अपराधियों की पहचान कर रही है। इन पुलिस वालों का कसूर सिर्फ इतना है कि ये अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इन्हें खबर मिली थी कि औरंगाबाद के बिडकिन गांव की मस्जिद में 40 से ज्यादा लोग नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये लोग मस्जिद पहुंचे और लोगों से अपील की कि वो इकट्ठे न हों, इससे कोरोना संक्रमण का खतरा है। लेकिन स्थानीय लोगों ने बजाय इनकी बात समझने के इन पर ही हमला कर दिया। पुलिस पर पत्थर फेंके गए। यही नहीं, इलाके की महिलाओं ने भी पुलिस वालों पर निशाना साधा। हमारी दोनों पेट्रोलिंग जो व्हीकल्स थी वो वहाँ पे पहुंची। उनमें से कुछ लोगों को आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने जब लाया जा रहा था, तब हमारे लोगों के ऊपर वहाँ के जो रहने वाले हैं उन लोगों ने वहाँ पे पथराव किया है। मेरे एक ऑफिसर को चोट आई है, बाकी दो मेरे जो हेड कांस्टेबल्स हैं उनको भी चोट आई है। एडिशनल फोर्स के आने के बाद हमलावर भाग गए। पुलिस ने 27 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जख्मी पुलिस वाले अस्पताल में भर्ती हैं। ये हालत तब है जब औरंगाबाद रेड जोन में है। यहाँ कोरोना के 95 केस हैं। सामूहिक नमाज पढ़ने पर रोक लगी हुई है। वहीं 24 घंटे के दौरान 41 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग मनमानी कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से सटे फरीदाबाद के सारे बॉर्डर आज से सील कर दिए जाएंगे। जी हां, दोपहर 12 बजे तक ही फरीदाबाद में एंट्री की जा सकती है। उसके लिए भी आपको पास दिखाना होगा। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, कॉलेज, बैंक कर्मियों को पहचान पत्र दिखाकर फरीदाबाद में एंट्री करने की छूट है। दोपहर के बाद दिल्ली में काम करने वाले डॉक्टर, बैंक कर्मी और पुलिस वाले भी फरीदाबाद में एंट्री नहीं कर सकेंगे। सिर्फ केंद्र सरकार के जारी पास से ही सील बॉर्डर में एंट्री मिल पाएगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने साफ कर दिया है कि जो भी डॉक्टर्स या फिर बैंक कर्मी या जो लोग भी जो हरियाणा में रहते हैं लेकिन दिल्ली में काम करते हैं, उनके लिए दिल्ली सरकार वहीं पर व्यवस्था करे अगर उन्हें वहां पर काम करना है तो। क्योंकि दिल्ली में कई मामले सामने आ चुके हैं, लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में गृह मंत्री हरियाणा के उन्होंने साफ कहा है कि हम अपने राज्य को बचाना चाहते हैं, इसलिए ये कदम उठा रहे हैं। फरीदाबाद में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए फिलहाल फरीदाबाद और उसके आसपास के लगते हुए तमाम बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। इस वक्त मेरी जो उपस्थिति है वो बदरपुर बॉर्डर पे है और यहाँ देख सकते हैं किस तरह से तमाम जो हरियाणा पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि जो उपायुक्त का ऑर्डर साफ तौर पर कहता है कि दोपहर 12 बजे तक डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और बैंक पुलिसकर्मी वो तमाम लोग अगर अपना पास दिखाते हैं तो ही उन्हें एंट्री दी जाएगी, लेकिन 12 बजे दोपहर के बाद उन्हें इस सीमा से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। हालांकि यहाँ पर हुकुम सिंह साहब हैं जो कि सब इंस्पेक्टर हैं सराय ख्वाजा थाने के हरियाणा के। जो 12 बजे की स्थिति क्या है उसको आप स्पष्ट कीजिए। सर ये है, हमारी जो सरकार ने आदेश दिए थोड़ी ढील दी है, क्योंकि हम रोकते थे ये कोरोना को देखते हुए, ताकि जो दिल्ली से जो हमारे जो कोरोना चल रहा है जो दिल्ली से जो हरियाणा हमारा है उसको देखते हुए हमारी सरकार ने ये बहुत अच्छा फैसला किया है। मैं अपने अनिल विज का, अपने सीपी साहब का, SHO साहब का और अपने परेश भाई का अपने पहले उनका स्वागत करता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा हुआ है कि इसको अगर ऐसा होगा तो ये आप बात ये बताइए कि 12 बजे के बाद किसी के पास अगर आई कार्ड होता है तो वो अंदर आ सकता है या नहीं आ सकता? नहीं आ सकता। देखो सबसे पहले ये है कि हम हर डॉक्टर हो सब और बाकी जो है जैसे कोई मुलाजिम हो उनको हमने समझा दिया है कि आप 12 बजे तक जा सकते हैं, उनको चेतावनी कर रहे हैं
और उसके बाद उनको किसी को भी नहीं। और आप यहाँ पर जरा मुस्तैदी देख लीजिए कि किस तरह से जो हरियाणा पुलिस की दुर्गा शक्ति टीम है, खासकर महिलाओं की टीम है, वो यहाँ पर मौजूद है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम गाड़ियों और दूसरी चीज़ों पर बाकायदा जो चालक हैं उनसे आई कार्ड मांगा जा रहा है और उन्हें मुतमईन होने के बाद ही आगे जाने दिया जा रहा है। 2 दिन पहले तक ग्रीन जोन में गिना जाने वाला पंजाब का तरनतारन अब कोरोना से खौफजदा है, क्योंकि यहां नांदेड़ से आए 8 श्रद्धालुओं में कोरोना का संक्रमण मिला है और कई श्रद्धालुओं की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। कहां तो तरनतारन से करीब 1800 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के नांदेड़ में श्री हुजूर साहिब के दर पर मत्था टेकने पहुंचे थे, अरदास करने पहुंचे थे और कहां लौटे तो अस्पताल पहुंच गए। एम्बुलेंस से उतरते ये वो लोग हैं जो नांदेड़ से लौटे। इन श्रद्धालुओं के टेस्ट किए गए तो अब तक 8 लोगों में कोरोना संक्रमण मिला है। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ 8 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਆ। ऐसे 1-2 नहीं, 167 श्रद्धालु नांदेड़ से वापस लौटे हैं। फिलहाल 8 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, कई की रिपोर्ट आनी बाकी है, मगर इन 8 की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से पूरे तरनतारन में दहशत छा गई है। दहशत का अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। ये तरनतारन में सुरसिंह गांव की सीमाएं हैं। इन सीमाओं पर प्रशासन बड़े बड़े गड्ढे खोद रहा है, वो भी इसलिए ताकि कोई भी शख्स गांव से न बाहर जा सके, न गांव में बाहर से कोई आ सके। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰਾ ਸਜਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। पूरा इलाका खौफजदा है, क्योंकि पंजाब का तरनतारन इन श्रद्धालुओं के आने से पहले तक ग्रीन जोन में था, मगर नांदेड़ के हुजूर साहिब में फंसे इन श्रद्धालुओं के फरियाद पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इन्हें अलग अलग 80 बसों के जरिए पंजाब लाए। 27 अप्रैल को करीब 3200 श्रद्धालु पंजाब के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे थे। इनको अलग अलग जगह क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। इनका टेस्ट भी हो रहा है, मगर जैसे जैसे रिपोर्ट आ रही है वैसे वैसे चिंता बढ़ती जा रही है। हैरानी की बात यह भी है कि इनमें से किसी भी श्रद्धालु में कोरोना का कोई लक्षण नहीं था। जगदीप सिंह, तरनतारन, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।